गर्मियों की चिलचिलाती धूप के बावजूद आम के बाग में जीवन पूरे जोश के साथ धड़क रहा था। पेड़ों की घनी छांव में पक्षियों की चहचहाहट गूंज रही थी। उन्हीं पेड़ों के बीच एक चिड़िया बैठी थी, जिसका स्वर किसी जादू से कम नहीं था। उसकी मीठी आवाज पूरे बाग में गूंजती और हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता। उसका नाम था चंपा चिड़िया। चंपा चिड़िया इस बाग में नई नई आई थी। उसकी माँ ने उसे यहाँ जन्म नहीं दिया था और इसलिए अभी उसका किसी के साथ कोई खास रिश्ता नहीं बना था। हालांकि बाकी पक्षी उसे नापसंद नहीं करते थे, लेकिन चंपा चिड़िया वहाँ नई थी और सब पुराने पक्षियों के अपने अपने दोस्त बने हुए थे। इसलिए चंपा वहाँ खुद को अकेला महसूस करने लगी थी, क्योंकि चंपा को नए दोस्त बनाने में थोड़ी मुश्किल होती थी। लेकिन जब सुबह सुबह चंपा अपनी मधुर तान छेड़ती, जिसे सुनकर पूरा बाग जीवंत हो उठता था। जब चंपा अपनी आवाज में गाना गाती तो किसान और गांव के बच्चे भी सब उसकी आवाज से खुश हो जाते। लेकिन फिर भी चंपा के जीवन में एक अधूरापन था। वह अक्सर खुद को अकेला महसूस करती थी। बाग में और भी पक्षी थे, पर वे सब अपनी अपनी दुनिया में मगन रहते। उन सब के अपने अपने परिवार थे, लेकिन चंपा चिड़िया की मां के जाने के बाद चंपा चिड़िया बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसका कोई भाई बहन भी नहीं था, लेकिन चंपा चिड़िया का सबके साथ अच्छा व्यवहार था। लेकिन गांव के एक बाज सोहन को चंपा की आवाज बिल्कुल पसंद नहीं थी और उसको चंपा चिड़िया की लोकप्रियता भी रास नहीं आती थी। बाज उसे नीचा दिखाने की कोशिश करता था, पर चंपा चिड़िया उसकी परवाह किए बिना बस गाती रहती थी। एक दिन बाग में एक नया पक्षी आया। वह एक सुंदर नर चिड़ा था, जिसका नाम किशन था। किशन की भी आवाज चंपा चिड़िया की तरह बहुत मधुर थी, पर वह थोड़ा शर्मीला था। चंपा ने उसे देखा और मन ही मन सोचा कि क्यों न उसे दोस्त बनाया जाए। इसी बहाने मेरा भी कोई दोस्त होगा, जिससे मैं ढेर सारी बातें कर पाऊंगी। ये सोचकर वो उड़कर नरचिड़ा के पास गई और बोली, तुम बहुत सुरीला गाते हो, तुम्हारा नाम क्या है? धन्यवाद। किशन मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम किशन है। मैं भी यहाँ जब से आया हूँ, मैं तुम्हें रोज गाते हुए सुनता हूँ। तुम्हारी आवाज भी बहुत सुरीली है। तुम्हारी आवाज में सच में जादू है। तुम्हारे गाने से पूरा बाग महक उठता है और हम सब की सुबह बहुत अच्छी हो जाती है। चंपा को किशन की बातें बहुत अच्छी लगी। उसे लगा उसकी माँ के जाने के बाद पहली बार किसी ने उसकी दिल से तारीफ की है, वरना उसे तो ऐसा लगने लगा था जैसे अब उसकी आवाज में वो जादू बाकी नहीं रहा। किशन के आने के बाद से धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। वे साथ गाते, उड़ते और खेलते। किशन के आने से चंपा की उदासी खत्म हो गई थी। उसे दुनिया और भी खूबसूरत लगने लगी थी। अब वो बहुत खुश रहती थी और दिन भर चहकती रहती थी। लेकिन बाज सोहन को ये बिल्कुल पसंद नहीं था। वो पहले से ही चंपा से जलता था और अब किशन की दोस्ती ने उसकी जलन को और बढ़ा दिया था। उसने एक साजिश रची। बाग में एक बड़ा सा पुराना घोंसला था, जिसमें एक पक्षी अपने अंडों के साथ रहता था। बाज ने मौका देखकर उन अंडों को नीचे गिरा दिया और इस इल्जाम को चंपा और किशन पर डाल दिया। देखो, इन दोनों चिड़िया ने एक पक्षी के अंडे गिरा दिए। बाज ने शोर मचाया। पूरा बाग इस झूठी अफवाह से गूंज उठा। पक्षी को बहुत गुस्सा आया। उसने बिना कुछ सोचे समझे चंपा और किशन पर हमला कर दिया। दोनों ने बहुत सफाई देने की कोशिश की, पर पक्षी उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। चंपा और किशन को बाग छोड़ने का आदेश दिया गया। दोनों बहुत दुखी थे, लेकिन चंपा को यकीन था कि सच एक न एक दिन जरूर सामने आएगा। तभी एक कबूतर आया और बोला, ये जो कुछ भी हुआ है, इसमें चंपा और किशन की कोई गलती नहीं है। ये सब इस बाज का क्या धरा है। मैंने खुद देखा है बाज को अंडे गिराते हुए। कबूतर के बताने पर बाज की असलियत उजागर हो गई। पूरा बाग अब बाज के खिलाफ हो गया, इसलिए वो डरकर वहां से भाग गया। चंपा और किशन से सबने माफी मांगी और फिर से उनका स्वागत बड़े प्रेम से किया गया। अब चंपा और किशन की मधुर तान फिर से बाग में गूंजने लगी। उनकी दोस्ती और मजबूत हो गई।
बाद में वे जीवन साथी बन गए और उनके भी छोटे छोटे बच्चे हुए, जिनकी कूक से बाग की रौनक और बढ़ गई। चंपा ने सीखा कि सच्चाई और अच्छाई की हमेशा जीत होती है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न आएं। और फिर से चंपा की आवाज ने पूरे बाग को आनंद से भर दिया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। आइए सुनते हैं अगली कहानी। बहुत समय पहले की बात है। हरे भरे जंगलों से भरा एक सुंदर इलाका था, जिसका नाम था मयूरवन। ये वन इतना मनोहर था कि यहाँ सूरज की किरणें भी पेड़ों की शाखाओं से छनकर जादू की तरह जमीन पर बिखरती थीं। इस जंगल में हर प्रकार के छोटे छोटे जीव जंतु रहते थे, हिरन, खरगोश, गिलहरी, चूहे और अनगिनत पक्षी। लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि इस जंगल की रानी कोई शेरनी या हथिनी नहीं थी, बल्कि एक रंग बिरंगी तितली थी, जिसका नाम था चित्रा। चित्रा कोई साधारण तितली नहीं थी। उसके पंखों पर इतने रंग थे कि जब वह उड़ती थी तो ऐसा लगता जैसे इंद्रधनुष जमीन पर उतर आया हो। उसकी चाल में संगीत था और उसकी बातों में मिठास थी। जंगल के सारे जीव जंतु उससे प्यार करते थे और जंगल की रानी होने के नाते उसे सम्मान भी देते थे। वह नन्ही थी, लेकिन उसकी बुद्धि, दया और सौंदर्य से सभी प्रभावित थे। चित्रा तितली को जीव जंतु रानी तितली भी बुलाते थे। हर सुबह चित्रा जंगल में उड़ती, फूलों से रस चूसती, अपने जंगल के जीवों से मिलती और उनके साथ अपनी कहानियां साझा करती और उनकी समस्याएं भी पूछती। वह नन्हे जीवों की मदद करती, कभी किसी चींटी का खाना ढूंढने में सहायता करती, तो कभी किसी खोए हुए पक्षी के बच्चे को उसकी मां से मिलवाती। ये चित्रा तितली का रोज का काम था। उसके अच्छे कामों से उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि सभी जीव जंतुओं ने उसे अपना मार्गदर्शक मान लिया। हर कोई कहता, रानी हो तो चित्रा तितली की तरह। लेकिन जैसा हर कहानी में होता है, यहाँ भी एक तूफान आने वाला था, जिससे हर कोई अनजान था। कुछ दिन सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन मयूरवन के शांत जीवन में खलल पड़ा। जिस जंगल में हर वक्त रौनक रहती थी, वहां अब जल्द ही मुसीबत आने वाली थी, क्योंकि मयूरवन जंगल में दूर के एक बंजर इलाके से एक कठोर और स्वार्थी और बेहद चमगादड़ आया था, जिसका नाम था कालजाल। वो रात के अंधेरे में छुप के आया था, इसलिए उसके आने की किसी को कोई खबर नहीं लगी। शुरू में तो कालजाल चमगादड़ छुप के रहा। वो सिर्फ रात के अंधेरे में बाहर निकलता, ताकि उसे जंगल के हर कोने के बारे में पता हो, क्योंकि वो चाहता था कि इस जंगल पर सिर्फ उसका राज हो। मौका मिलते ही एक दिन कालजाल चमगादड़ जंगल में सबके सामने आ गया। कालजाल चमगादड़ को देखकर सभी जीव जंतु डर गए और इधर उधर भागने लगे, क्योंकि पहले किसी भी जीव या पक्षी ने इतना विशाल चमगादड़ कभी नहीं देखा था। वह चमगादड़ अपने विशाल पंखों से पूरे जंगल को अपने नियंत्रण में लेना चाहता था। कालजाल चमगादड़ बहुत चालाक था। वह धीरे धीरे पेड़ों पर चुपचाप हमला कर देता और किसी भी पक्षी या उसका बच्चा जो भी दिखता, उसे वो खा जाता। और इसी तरह वो चमगादड़ जंगल के हर कोने को अपने शिकंजे में लेने लगा। छोटे जानवर और पक्षियों के बच्चे जो पहले बेफिक्र होकर खेलते थे, अब बाहर आने से डरने लगे। उनकी माएँ उन्हें अब बाहर भेजने से डरने लगी थी। अब फूलों पर मधुमक्खियां नहीं आती, चिड़ियों ने गाना छोड़ दिया और जंगल की रौनक बुझने लगी। मयूर विहार जंगल में अब दिन में भी सुनसान रहने लगा था। सबको यही डर होता था कि कालजाल चमगादड़ कभी भी उन पर हमला कर सकता है। चित्रा तितली जो जंगल की रानी थी, ये सब देखकर बहुत दुखी हुई। उसे लगा, मेरे इतने सुंदर और रौनकी जंगल को कैसे इस चमगादड़ ने सुनसान बना दिया। लगता है अब मुझे ही कुछ करना होगा। उसने सोचा, क्यों न मैं सब जीव जंतुओं को बुला के उन्हें समझाऊं, क्योंकि मेरा ही फर्ज है कि मैं सबका ध्यान रखूं, क्योंकि सबने सर्वसम्मति से मुझे इस जंगल की रानी चुना है। ये सोचकर उसने सबको सभा के लिए बुलाया, जिसमें चूहा, कबूतर, खरगोश और कुछ पक्षी शामिल हुए। फिर चित्रा तितली ने जंगल वासियों से कहा, दोस्तों, हमें डरना नहीं है।
हम सब मिलकर इस संकट का सामना करेंगे। क्योंकि दोस्तों, एकता में बहुत ताकत होती है। अगर हम सब एक हो जाए तो हम बड़े से बड़े संकट को टाल सकते हैं। लेकिन फिर सवाल ये था कि एक नन्ही तितली और कुछ छोटे जानवर मिलकर भी उस विशाल चमगादड़ का मुकाबला कैसे करेंगे। चित्रा तितली ने कहा, हम अकेले अकेले उस कालजाल चमगादड़ की ताकत से नहीं लड़ सकते, लेकिन हर किसी में कोई ना कोई कमजोरी होती है, और कालजाल चमगादड़ की कमजोरी उसका घमंड है। हमें सबसे पहले उसका घमंड तोड़ना होगा। हम उसका ध्यान भटका सकते हैं और उस पर आक्रमण कर सकते हैं। इसलिए हमें एकजुट रहना होगा और एक दूसरे का साथ देना होगा। फिर सबने मिलकर एक योजना बनाई कि कल जैसे ही कालजाल चमगादड़ बाहर आएगा, हम सबको एक साथ उस पर आक्रमण करना होगा। तय योजना के मुताबिक अगले दिन जैसे ही कालजाल चमगादड़ जंगल में कहर मचाने आया, तभी जंगल के सभी पक्षियों और छोटे छोटे जीवों ने उस पर एक साथ हमला कर दिया। चूहे अपने तेज दांतों से उसे काटने लगे, कबूतर अपनी चोंच मार मार कर उसे परेशान करने लगे, और बाकी पक्षी और जीव भी कालजाल चमगादड़ को परेशान करने लगे। और इस बीच चित्रा तितली भी कालजाल का ध्यान भटकाती रही, कभी उसके सामने उल्टी, कभी उसे चिढ़ाती। कालजाल चमगादड़ ने बचने की बहुत कोशिश की और वह उसे पेड़ पर चढ़ गया, लेकिन उसी समय चित्रा तितली के इशारा करने पर बाज ने उड़ान भरी और कालजाल चमगादड़ को उस ऊंचे पेड़ से नीचे गिरा दिया। चमगादड़ के गिरते ही दोबारा सारे जीव जंतुओं ने उस पर हमला कर दिया और सबने मिलकर कालजाल चमगादड़ को वहां से भगा दिया। अगले दिन जब सूरज उगा, मयूरवन फिर से चहकने लगा, फूल खिले, पक्षियों ने गाना गाया, छोटे छोटे जीव जंतु सब अपने अपने घरों से बाहर निकल आए और खुशी से चहकने लगे, और सभी ने मिलकर चित्रा तितली को धन्यवाद दिया कि अगर वो साहस ना दिखाती तो आज इस जंगल और उनका भविष्य कुछ अलग होता। इसी तरह खुशी खुशी समय बीतता गया। चित्रा तितली अब बूढ़ी हो गई थी, लेकिन उसकी आंखों में वही चमक थी, कुछ करने का जुनून था। अब भी वो वही काम करने की पूरी कोशिश करती, छोटे छोटे जीव जंतुओं की मदद करना और उन्हें सही रास्ता दिखाना। उसने जंगल को दिखा दिया था कि एक नन्हा प्राणी भी अगर सच्चे दिल से प्रयास करे तो बड़े से बड़े संकट को हराया जा सकता है। एक दिन जब चित्रा की उम्र पूरी हुई, वह धीरे धीरे उड़कर आकाश में समा गई। कहते हैं कि उस दिन आसमान में इंद्रधनुष बिना बारिश के बना था, जैसे चित्रा तितली खुद उस इंद्रधनुष में समा गई हो। आज भी मयूरवन में जब भी कोई तितली उड़ती है, बच्चे कहते हैं, देखो चित्रा तितली फिर से आई है, क्योंकि जंगल के सारे जीवों की नज़र में उनकी रानी तितली की आज भी कोई जगह नहीं ले सकता। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे हम छोटे हों या बड़े, सच्चाई, साहस और एकता से किसी भी मुश्किल का सामना किया जा सकता है। और कभी कभी सबसे नाजुक पंखों वाली तितली भी पूरे जंगल का भविष्य बदल सकती है। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी? अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।